अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। वालेकुम अस्सलाम शगुफ्ता। जी, सत श्री अकाल। ख़वातीन और हज़रात, मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट शगुफ्ता लोधी, और आज एक ऐसी शख्सियत को हमने मदऊ किया है जो कि तमग़ा इम्तियाज़ हैं अदब में, लिटरेचर में, रिनाउंड स्कॉलर हैं, पोएट हैं, राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और मीडिया कमेंटेटर भी हैं। इसके अलावा भी उनकी शख्सियत की बेशुमार पहलू हैं, बेशुमार जहते हैं। आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं उन्हें मेरे साथ, जनाब डॉक्टर कंवल फिरोज साहब। सर वेलकम सर, थैंक यू सो मच और वेलकम ऑन द गिम्मी टीवी। थैंक यू, आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपसे भी बात कर सकूं और अपने सामीन से भी, नाजरीन से भी। थैंक यू सर। सर मैंने कहा कि आप पाकिस्तान से, आपको आपकी बेटी ने जैसे ही उधर स्टार्ट हुआ, अभी स्टार्ट पूरी तरह हुआ भी नहीं, उसने आपको बुला लिया, तो मैंने कहा ये हमें अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए कि कमल साहब इंग्लैंड में हैं, तो मैं क्यों ना उनका इंटरव्यू कर लूं, क्योंकि ये तो बड़ा ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो गई। आप देखें बेटियों को कितना प्यार होता है अपने फादर्स के साथ, कि उसने आपको वहां पे अकेले रहने नहीं दिया। तो बिल्कुल। तो सर आपने इतना काम किया माशाल्लाह से, 5 किताबें लिखी, उसके बाद आपका ख़वातीन हज़रात, मैं साथ साथ आपको बताती जाऊं कि कमल फिरोज साहब की एमफिल के निसाब में एफसी कॉलेज में भी बहुत सारी कुतुब जो हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा एमफिल का एक थीसिस सारा सरफराज ने इनकी एज ए कमल फिरोज फन और शख्सियत में थीसिस लिखा, और आज वो, और ये स्टूडेंट थी जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में, और आज वो कैनेड कॉलेज में पढ़ा रही हैं। ये तो आप देखें कि कितनी बड़ी शख्सियत है जो आज आपके लिए गिम्मी टीवी जो है वो उनका जर्नी, उनका काम, उनकी शख्सियत, उनके बेशुमार जहते जो हैं वो आज हम बातचीत करेंगे। और कमल साहब, हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि आपके साथ मैं आज बात कर पा रही हूँ। आप देखें मेरी ज़बान भी लड़खड़ा रही है क्योंकि जी। सर बताइए कि आपने इसके अलावा निश्चित जब आपकी नस्र का जो काम आपने किया है, वो भी एमए के कोर्स में आपकी एक नस्र की बुक भी लगी रही, और वो 68 में छपी थी, और उस वक्त सबसे जो असनाफ़े अदब उर्दू, और ये ओरिएंटल कॉलेज यूनिवर्सिटी में उर्दू के निसाब में थी, और उस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उस वक्त ₹2.25 उसकी कीमत थी, ऐसे ही है ना? जी हाँ, बिल्कुल सही। तो अब तो ये बात सोच के तो एकदम अफसाना लगता है, अफसाना लगता है ये बात, अफसाना लगता है, बिल्कुल। तो सर वो जमाना भी आपने देखा जब ₹2.25 की आपकी किताब जो है वो बिकती थी? बिल्कुल। मैंने आपको अर्ज किया कि ₹2.25 की वो किताब थी, और मेरी पहली किताब शायरी की जो है जी, वो जब शाया हुई तो उसकी कीमत ₹6 थी। शहर सलीबो गुल जी, शाया हुई, जिस पर ज़हीर काश्मीरी साहब का दिबाचा था। अच्छा, जी। और ठीक, फिर जब उसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई तो वो मिर्जा अदीब साहब की सदारत में पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड के हॉल में हुई। क्या बात और है, मजे की बात है कि उन दिनों किताबों की रुनुमाई का रिवाज ही नहीं था, ठीक, लेकिन कासिम महमूद साहब जो पाकिस्तान बुक फाउंडेशन के उस वक्त नाजिम थे, जी, उन्होंने कहा कि कमल फिरोज, मैं तुम्हारी पहली किताब की तकरीब रुनुमाई करना चाहता हूँ। क्या और बात, मुझे ये एजाज हासिल है कि उसकी सदारत मिर्जा अदीब ने की, और सबसे बड़ा एजाज जो हासिल है कि मेरे उस्ताद मोहतरम एहसान दानिश वाह, और जनाब ज़हीर काश्मीरी, जो उस दौर के सबसे बड़े शौरा में थे और जो कभी लोगों पर ना मजमून लिखते थे और ना कभी किसी के बारे में बात करते थे, क्योंकि वो खुद इतने सीनियर थे, उन्होंने आकर बजाते खुद वहां आकर
वो अपने मज़ामीन पढ़े। क्या और ये सिर्फ और सिर्फ मुझे एहसास हासिल है। वाह, ज़हीर काश्मीरी साहब का तो दिबाचा भी मेरी किताब पर मौजूद है, उस मज़मून के अलावा क्या जो बात। उन्होंने वहाँ आकर पढ़ा। बाकी सारे लोग मेरे हमअसर थे, सत्तार ताहिर, अज़हर जावेद और अपना खलीक अहमद खलीक, जी। हाँ जी, हाँ ये जी। ये सारे लोग मेरे हमअसर थे। लेकिन ये 2 हज़रात, बल्कि तीसरे जो थे हमारे सदर, हम्म। ये सिर्फ पाकिस्तान की तारीख में, अदबी तारीख में मुझे ये एहसास हासिल सल्यूट है सर आपको। मैं है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर मेमोरीज, और थैंक यू सो मच इतना काम करने पे। और अगर हम आज आपसे, वी आर प्रिविलेज्ड, गिमी टीवी इज प्रिविलेज्ड कि आप हैं, तो हम अगर चलें आपके थोड़ा सा स्कूल टाइम पे, तो सर कैसी तरबियत हुई, किस घर में आप पैदा हुए, कैसे स्टूडेंट थे आप, जो आप मतलब बड़े हो के आपने इतना काम माशाल्लाह से किया। देखिए जी, मेरी पैदाइश है 4 अप्रैल 1938 को शहर फिरोजपुर, इंग्लैंड में हुई। ठीक। वहाँ मेरे वालिद और मेरी वालदा हम्म। लाहौर से ही ट्रांसफर होकर गए थे। मेरी वालदा लेडी हेल्थ विजिटर थी ठीक। और मेरे वालिद मेडिकल डॉक्टर थे ऑर्डिनेंस डेपो फिरोजपुर में, अच्छा अच्छा। तो ठीक। इंडिया में। इंडिया में, जी सर। हमारे पास लाहौर में फिरोजपुर रोड मौजूद है, जी। जी। जो उसी जगह जाती है जहां मैं पैदा हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ठीक। वो इंग्लिश गवर्नमेंट ने ये कहा मेरे वालिदैन को कि मुल्क तकसीम हो रहा है, ठीक। अगर आप बताएं कि आप किस तरफ रहना पसंद करेंगे। तो सही। मेरे वालिदैन के, क्योंकि आबाई शहर जो थे गुजरांवाला और सियालकोट थे, ठीक। इसलिए मेरी उन्होंने कहा कि हम पंजाब के इस हिस्से में आएंगे, ठीक। आना चाहती हैं। तो सही। मेरी वालदा का ट्रांसफर लाहौर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल टेम्पल रोड पर हो गया हम्म। और मेरे वालिद वहाँ भी ऑर्डिनेंस डेपो के यूनिट हॉस्पिटल के इंचार्ज थे इंडिया, फिरोजपुर में। पाकिस्तान में भी वो ऑर्डिनेंस डेपो यूनिट हॉस्पिटल के इंचार्ज थे। यहाँ आ गए हम और ठीक। मेरी इब्तदाई तालीम टेम्पल रोड के टाटों वाला स्कूल था, वो जो कॉरपोरेशन के चौथी जमात के स्कूल होती हैं, वहाँ हुई। अच्छा। पांचवी क्लास 5वीं क्लास मैंने सल्वेशन आर्मी, ये क्वींस रोड, अब तो उसे शारा फातिमा जना कहते हैं, जी जी, क्वींस रोड पुराने वाला, जी। ठीक। क्वींस रोड पर सल्वेशन आर्मी का स्कूल था जो 5वीं तक था। ठीक। तो वो 5वीं क्लास मैंने वहां पास की। 6ठी क्लास में मुझ पर मसला रहा बीमारी का। पहले मैं नूरदीन एनडी इस्लामिया हाई स्कूल इचरे में 6ठी में दाखिल हुआ। ठीक। वहां से वहां से फिर मेरी वालदा का ट्रांसफर हो गया सदर में। ठीक। फिर सदर में मैं चला गया, वहां सेंट जोसेफ स्कूल में भी 6ठी में ही दाखिल हुआ। अच्छा। वहां ठीक। फिर मैं बीमार रहा, 6ठी वहां नहीं कर सका। बिलाखिर रंग महल मिशन हाई स्कूल में मैंने 6ठी से 10वीं जमात मैट्रिक किया। ठीक। वहां बदरुल जमान और कमरुल जमान, जो बहुत आज के दौर के बहुत बड़े क्लासिकल म्यूजिक के म्यूजिक। क्लासिकल बहुत बड़े नाम हैं, ये बिल्कुल। मेरे 6ठी से 10वीं तक क्लास फेलो थे। अच्छा, क्या बात है। और और मुनीर हुसैन एक और जो गुलूकार थे बहुत बड़े, बाद में बहुत बड़े गुलूकार बने, मुनीर हुसैन, जिन्होंने गाया दिला ठहर जा यारदा, हाँ नजारा लैंड थे। हाँ, नजारा ये लैंड। ये 6ठी से 10वीं तक मेरे क्लास फेलो रहे। अच्छा। तो इस तरह बाद में मेरी वालदा का ट्रांसफर लालिया जिला झंग में हो गया, ठीक। तो मैं वहां चला गया। तो वहां मुझे टीआई कॉलेज, कलीमुल इस्लाम कॉलेज रबुआ में दाखिल करवा दिया गया। ठीक। लालिया से रबुआ 10 मील के फासले पर था।
मैं रेल पर पास बना हुआ था और मैं उस पर आता था और वहीं चला जाता था। बाकी तालीम फिर मैंने प्राइवेटली मुख्तलिफ ये पंजाब यूनिवर्सिटी और मुख्तलिफ जगहों से हासिल की और सर तो आखिर में पीएचडी मुकम्मल की। वाह, आप देखिए कि आपने जैसे अभी बताया और आप ने कहा कि मैं टाट वाले स्कूल से स्टार्ट किया, तो सर फिर एबिलिटी जो है आप क्या समझते हैं कि अभी जो पेरेंट्स का आजकल रुझान है कि बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में डालें और बहुत ढेरों ढेर फीस, हजारों के हिसाब से, अगर 2-3 महीनों को, और फिर पेरेंट्स बेचारे बिलबिला भी रहे हैं कि हमसे फीसें नहीं दी जाती हैं, और ये जो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू एक स्कूल, बहुत सारे स्कूल हैं आप जानते ही हैं पाकिस्तान में खास तौर पे, तो ये क्या आपको का क्या इस बारे में ख्याल है कि क्या कोई भी, जैसे अब आप एक अभी जिस पाए कि आप माशाल्लाह से आप लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर में आपका काम है और जिस तरह से आप हर तरह से आपने किया है, एक चीफ एडिटर है आप मंथली, जो आप शादाब जो आप निकाल रहे हैं, इंडिपेंडेंट एक सोशियो पॉलिटिकल, है ना? गुज़श्ता 50 साल से निकाल रहा हूँ। 50 साल से आप निकाल रहे हैं। आप देखिए एक ऐसा शख्स, अभी तो आप पर्सनैलिटी हैं, सेलिब्रिटी हैं, माशाल्लाह से तमगा इम्तियाज भी आपको मिला, लेकिन अगर हम जरा पीछे जाएं और उसका कंपैरिजन करें आज के दौर में और पेरेंटिंग का, कि कहाँ आपने टाट के स्कूल से और यहाँ तक आप पहुंचे, कि और कहाँ पे बच्चों को पहले ही डाल दिया जाता है, और जिसमें जो एक स्टेटस को के स्कूल्स हैं, क्या फर्क पड़ता है इससे? क्या पड़ता भी है या नहीं पड़ता? आप क्या, ये आपका मेरा क्या? ख्याल है कि ये एक तहजीबी और इक़दार का मसला है, ठीक, वरना तालीम का जो हमारे बरे सगीर में तालीम सिर्फ स्कूलों, कॉलेजों या मदरसों ही में नहीं होती थी। मेरे उस्ताद मोहतरम एहसान दानिश, ये इन्हों बुनियादी तालीम इनकी कोई नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान के बहुत बड़े शोरा बहुत बड़ी, में एक वो हेड माली रहे हैं शिमला पहाड़ी में। उससे पहले वो खुद बताते थे कि पंजाब यूनिवर्सिटी जब बन रही थी तो मैं वहां गारा ढोकर ईंटें लगाया करता। तो इसी तरह आप देख लें, मीर को देख लें, गालिब को देख लें, कितने असातिज़ा जो हमारे उर्दू अदब के हैं, जी, उसमें कौन ग्रेजुएट था, कौन मैट्रिक भी कोई नहीं था। उनकी तालीम जो थी, वो जो मुतालिया है, वो असल तालीम होती है। आपकी जो तालीम के साथ दिलचस्पी है, वो है तालीम। ये जो तदरीस है जी, ये तो अब मॉडर्न आ गया, अंग्रेजी आ गई, सारी चीजें आती गई और ये स्कूल बनते चले गए। हमारे जमाने में ये स्कूल नहीं थे, सिर्फ कैथीड्रल स्कूल और सेंट एंथनी स्कूल होता जी, था। जी, ये दो थे, बिल्कुल लाहौर में ये ये दो दो ही स्कूल। थे, जी, बाकी कोई स्कूल नहीं था इंग्लिश मीडियम। जी, जी, सही कह रहे हैं आप, सारे स्कूल उर्दू मीडियम थे। सही। यहाँ एक डॉन बास्को था जिसका एक बहुत उर्दू मस्त। हिस्सा था, एक इंग्लिश था, जी, लेकिन बाकी सारे स्कूल उर्दू मीडियम ही थे। और ये और उससे पहले और हमारे जमाने तक जितने भी अदीब, शायर, वो सब इन्हीं हमीद स्कूलों से बहुत बड़े निकले। अफसानागार थे। हाँ जी, वो इन्हीं स्कूलों से, टाट के स्कूलों से चलते चलते, हाँ जी, ज़हीर काश्मीरी थे, एहसान दानिश थे, मुनीर नियाजी थे, कतील शफाई साहब थे। हाँ जी, कतील शफाई साहब जो थे वो उन्होंने जिंदगी का आगाज, वो मैट्रिक उन्होंने मुश्किल से किया था, हरीपुरा हजारा से उन्होंने किया, और वो पहले एक मसूल चुंगी पर मुहर्रर थे। यानी उनकी ये मसला नहीं था कि ये सब कोई बहुत पढ़े लिखे घर, ये जितने बड़े बड़े शोरा, ये खुद फैज अहमद फैज भी, जी, जी, ये जो है, ये
नारोवाल के करीब जी जी जी। गांव के स्कूल में। गाँव के स्कूल के में। बाद गवर्नमेंट कॉलेज में इन्होंने तालीम हासिल की। हम्म सूफी तबस्सुम इनके उस्ताद थे, हम्म कॉलेज में भी और शायरी में भी। शायरी, बिल्कुल तो सही। ये बाद में ये जमाना ऐसा चलता गया कि ये, हाँ, हमने भी जब शायरी शुरू की थी जी तो जी हम भी उन्हीं की तरह थे। जी। इब्तदाई इब्तदाई मामूली सी तालीम थी। तो हमारे असातिज़ा ने कहा था कि लिखो कम, पढ़ो ज्यादा। हाँ लेकिन मुताले पर उन्होंने जोर दिया देखिए, हाँ, कि लिखो कम, कम पढ़ो से कम, ज्यादा। हाँ। लेकिन पढ़ो ज्यादा, यानी मुतालिया करो। और जो जैसे जैसे आप मुतालिया करेंगे, आपको आपकी नजर में वुसअत आएगी, आपकी फिक्र में वुसअत आएगी, आपका आईक्यू बढ़ेगा, और आप जो लिखेंगे आपको पता होगा कि पहले क्या कुछ लिखा जा चुका है और अब आपने क्या लिखना है। सही। तो ये हमारी तरबियत इस अंदाज से हुई, और इसीलिए उस दौर से अच्छे, और आज देखें अदब में हैं नए नाम आ रहे हैं, लेकिन वैसे नाम अब आपको नजर नहीं आएंगे। सही कह रहे हैं। वैसे नाम जहीर काश्मीरी, सही। कतील शिपाही, जी मुनीर नियाजी, जी। एहसान दानिश, सही। फैज अहमद फैज, हम्म अहमदीन कासमी। अहमदीन कासमी भी अंगा, एक बहुत छोटा सा कस्बा था छोटी, सरगुजा का, बिल्कुल बिल्कुल आप सही। सून से कहते वहां के थे। हम्म, बस और एक आप। जमाना था कि ये फिर जब दौर बदला तो ये अब आज तो अपने नाम के साथ ये अच्छा नहीं लगता कोई शख्स एमए लिखे या बीए लिखे। जी अहमद नदीम कासमी के घर के बाहर लिखा होता था साहिबजादा अहमद नदीम कासमी बीए। सही। फिर हाँ, इसी तरह कृष्ण चंद्र का दिबाचा, मेरे जो पहले उस्ताद थे अल्ताफ मशदी सरगोदा के शायर शबाब, उनकी किताब पर कृष्ण चंद्र का दिबाचा था, जहां कृष्ण चंद्र ने लिखा था कृष्ण चंद्र एमए। वाह वाह। तो ये देखिए उस जमाने में ये तालीम, इस तरह की तालीम हासिल करना बजाते खुद बहुत बड़ा एहसास समझा जाता था। सही सही। आज ये एहसास नहीं समझा जाता। ये कोई बात नहीं है कि मैं पीएचडी हूं। अब मैं, मेरी शायरी जहां छपती है मैं साथ डॉक्टर नहीं लिखता, सिर्फ कमल फिरोज। जी, ये बात मैंने आपकी नोटिस की है, बिल्कुल। आप सिर्फ कमल, आप अपना नाम लिख रहे हैं कमल फिरोज, मैंने आपकी पोएट्री में देखा है। तो क्यों सर, क्यों नहीं लिखते आप डॉक्टर साहब, क्या रीजन है? या तो आप पूरे इसलिए कि डॉक्टर पीएचडी करें। डॉक्टर कमल फिरोज शायर नहीं है, सिर्फ कमल फिरोज शायर है। वाह। ये तो डॉक्टर तो एक इजाफी चीज है, मैंने पीएचडी की और वो अब नाम का हिस्सा बन गया। सही सही तो ये सही। चीजें जो हैं ये इजाफी हैं। असल तो कमल फिरोज जो है, मैंने कमल फिरोज को अर्न किया है, ये नाम मैंने जी अर्न किया है, कमाया है। सही तो सही। डॉक्टर को तो मैंने नहीं कमाया, वो तो मेरी एक इजाफी तालीम है, या मैं एमए लिखूं, हैं जी, वाह वाह। क्या मैं, ये तो इजाफी चीजें हैं। हम्म। सर, आपको मैं अगर देखूं तो आपकी इतनी मीडिया कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं कि उनमें से मैं चंद एक खवातीन हजरात आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि अगर आप पेज देखें डॉक्टर कमल फिरोज का तो आप बस उसको पढ़ें तो आपको पता चलेगा। इनका फेसबुक पे पेज है कि क्या क्या कुछ काम किया है। आप पब्लिशर और चीफ एडिटर मंथली शादाब के तो आप हैं ही, उसके अलावा आपके पब्लिशर और एडिटर, आपने बायो मंथली बलाय मंजिल जो आपने शुरू किया हुआ है वो भी आपने 1963 से, कब से 50 साल से आप कर रहे हैं काम। और उसके बाद एडिटर वीकली खुद ही जो सरगोदा से आपने 1954 और 56 में किया। उसके बाद एडिटर वीकली आपका सरगोदा से एक और प्यामे कायद का था। उसके बाद 15-16 साल की उम्र में, क्या बात है, उस 15 वक्त से साल मैंने, की थी आप और एडिटर थे आप और काम कर रहे थे। तो सर फिर असल में तो बात वही हो गई ना कि एक अंदर की लगन, एक हाँ, है ना, एक जुस्तजू जो पढ़ने की थी आपके अंदर। शायर जो होता है ना जी, जी जी। वो उसके वो मौजूद तबाह होता है।
सही। इसी तरह गुलूकार जिसके पास गला हो, अब मैं गा नहीं सकता, जी। मैं गाऊंगा तो बेसुरा गाऊंगा। सही। और इसी तरह शायरी के लिए तबे माजून जरूरी है, सही। तबे माजून। हम्म। अब शायरी पर जो मैंने वो किताब लिखी असनाफ अदब उर्दू, उसमें शायरी का तारुफ करवाते हुए मैंने ये लिखा कि मुख्तलिफ फारसी शोरा की तरफ से जो बातें मुझे मिली, उसमें यह था कि आँख के शब्द अव्वल शेर गुफ्त आदम सफ़ी अल्लाह बूद। वाह। एक फारसी शायर ने कहा कि जिसने सबसे पहले शेर कहा वो आदम सफ़ीउल्लाह, वाह। वाह। यानी आदम अलैहिस्सलाम थे। तो मैंने तसव्वुर किया कि उन्होंने क्या, जाहिर है कि मरसिया लिखा होगा, सही। क्योंकि एक बेटे ने दूसरे को कत्ल कर दिया। कत्ल जो कर दिया। सही। हाँ, तो वो मरसिया ही होगा। अगर मसीह। आपके अव्वल शेर गुफ्त आदम सफ़ी अल्लाह बूद। फिर एक शायर ने कहा, लिखा कि तबे माजू, तबे माजू यानी शेर कहने की सलाहियत, सलाहियत। तबे माजू सेहत फरजंदी आदम बूद। वाह। कि तबे माजू जो है वो ये साबित करती है कि ये वाकई आदम की औलाद है। हाँ हाँ हाँ। सेहत फरजंदी आदम बूद, वाह। आदम की औलाद का वो जो है उसको साबित करती है ये तबे माजू, शेर कहने की जो सलाहियत है। तो फिर ये भी उसमें मैंने मुख्तलिफ लिखा कि शौरा को लसानुल गैब भी कहा गया, और क्योंकि गैब से उनको गैब से आमद होती है शोहरा। और फिर उनको तलमीजुल रहमान भी कहा गया कि अल्लाह ताला के शागिर्द होते हैं, ये तलमीजुल रहमान कहा गया। और फिर गालिब ने तो कहा भी कि आते हैं मज़ामीन गैब से ख्याल, ख्याल। है जी। हाँ जी। गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है। क्या कहने, क्या कहने। गालिब शरीर खामा। अब लोग पूछते हैं जी, लोगों को नहीं समझ आती है शरीर क्या चीज है। शरीर उस जमाने में ये काने को छील कर चाकू से कलम बनाई जाती थी। कलम बनाते हैं वो, जैसे यूं पकड़ के ना, यूं करके छुरी के साथ या चाकू से, जैसे हाँ, उसको बनाते थे चाकू से या छुरी जी, से। जी। और वो जो कलम बनती थी, वो जब कागज पर वो चलती थी तो उसकी जो आवाज है उसको शरीर कहती। वाह। खामा जो है वो कलम, और शरीर खामा वो कलम की आवाज। और गालिब कहते हैं गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है, ये जो चलने की आवाज है कलम की, ये दरअसल फरिश्ते की आवाज है। गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है। तो ये चीजें हैं कि ये लिसानुल गैब है, तलमीजुल रहमान है, फरजंदी आदम का हक अदा कर रहा है। ये सारी, ये मैंने उस किताब में ये सारी तशरीहात पहले शायरी के हवाले से मैंने लिखी कि शायरी कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई, क्या क्या इसके लवाजमात थे, और फिर कैसे। और फिर एक इल्मे अरूज भी हुआ, अगरचे शौरा ने कहा कि अरूजी कभी अच्छा शायर नहीं होता, क्योंकि एक हमारे दोस्त थे वफात पा गए खालिद शाशमी, उन्होंने कहा था कि ज़ौक़ सलीम शर्त है शायर के वास्ते, उस्ताद जी बहूर की बातें ना कीजिए। यानी अरूज वो बहर, ये बहर फलान है, ये फलां फैल है, हाँ जी। इससे गरज नहीं है कि ये कौन सी बहर है, देखिए बहर ठीक है या नहीं। जो आप लिख रहे हैं वो ज़ौक़ सलीम और तबे माज़ूम की वजह से है। तो ये सारी बातें मैंने उसमें लिखी, उसमें किताब मिली। अच्छा सर, मैं ख़वातीनो हज़रात आपको बताती जाऊं कि कमल फिरोज साहब की जो पहली किताब थी शहरे सलीब व गुल, और दूसरी किताब का नाम है शाखे शब वसाल, तीसरी किताब इनकी है शामे फराके दिल, और चौथी शफ़क़े सुबह गज़ल, और
सुबह गजल, सुबह गजल। शफक की सुबह गजल। जी। और पांचवी जो है वो शिकस्ता सदाए दिल। तो सर जब आपकी शिकस्ते, ये शिकस्ता नहीं, शिकस्ते शिकस्ते ते, सॉरी सर जी, सदाए दिल। ते के नीचे जेर है ना, हाँ, शिकस्ते। जी। सर अब जब बात कर रहे हैं आपकी किताबों की, तो कुछ शायरी अगर आप हमें सुनाएं, नाजरीन को भी पता चले, जिनको नहीं पता, जो हमारी नौजवान नस्ल है, जो बच्चे शायरी करना चाहते हैं, उनको इंस्पिरेशन मिलेगी आपकी शायरी से। अच्छा देखिए, एक गजल मैंने आज ही लिखी है, इरशाद आज। सर, क्या ये बात है। ताजा गजल, ये पहली है मेरे कारीन, और आप सुन रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, ये अब प्रिविलेज है देखिए, मेरी की। इसका मतलब देखिए जी। कि यही ना, सॉरी, दिल से जाती ही नहीं मेरे मोहब्बत उसकी, वाह। दिल से जाती ही नहीं मेरे मोहब्बत उसकी, आज भी रक्स कुना है, आज भी रक्स कुना रहती है चाहत उसकी, वाह, क्या दिल कहने से जाती ही नहीं मेरे मोहब्बत उसकी, उसकी। आज भी रक्स कुना रहती है चाहत उसकी। और शेर देखिए, वो मुझे छोड़ के कुछ ऐसी परेशान है आज, वाह। वो मुझे छोड़ के कुछ ऐसी परेशान है आज, मुझसे देखी नहीं जाती है हालत उसकी, वाह वाह वाह, मुकर्रर मुकर्रर। वो मुझे छोड़ के कुछ ऐसी परेशान है आज, मुझसे देखी नहीं जाती है, मुझसे देखी नहीं जाती है ये हालत उसकी। उसकी। और शेर देखिए कि उसका चुपके से मुझे छेड़ते रहना अक्सर, उसका चुपके से मुझे छेड़ते रहना अक्सर, भूल सकता ही नहीं कोई शरारत उसकी, वाह, भूल सकता ही नहीं कोई शरारत शरारत उसकी, उसकी। वाह। उसका चुपके से मुझे, उसका चुपके से मुझे छेड़ते रहना अक्सर, भूल सकता ही नहीं कोई शरारत उसकी। और मैं अगर रूठ भी जाऊं तो मना लेती है आकर मुझको, वाह मैं अगर रूठ भी जाऊं तो मना लेती है आकर मुझको, मुझको। और लगती है मुझे खूब ये आदत उसकी, वाह 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 वाह, क्या मैं कहने। अगर रूठ भी जाऊं तो मना लेती है मुझको आकर, और लगती है मुझे खूब ये आदत उसकी। वाह वाह। और शेर देखिए कि गो से छोड़े हुए एक जमाना गुजरा, जो उसे छोड़े हुए एक जमाना गुजरा, अब भी महसूस मैं करता हूं जरूरत उसकी। वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। बहुत अच्छे। गर्चे छोड़े हुए, गर्चे गो उसे छोड़े हुए एक जमाना गुजरा, गुजरा। वो उसे छोड़े हुए एक जमाना गुजरा, अब भी महसूस मैं करता हूं जरूरत उसकी। और देखिए कि आज भी याद है बेताबिए दिल से मिलना, आज भी याद है बेताबिए दिल से मिलना, मेरे आगोश में बाकी है हरारत उसकी, वाह 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 वाह, क्या मेरे कहने। आगोश में बाकी है, आज भी याद है बेताबिए दिल से मिलना, मेरे आगोश में बाकी है हरारत उसकी। और सैरे गुलशन को निकलता हूं सरे शाम अगर, वाह वाह। सैरे गुलशन को निकलता हूं सरे शाम मगर, एक एक गुल में नजर आती है रंगत उसकी, वाह 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 वाह, क्या कहने। एक सैरे गुलशन को निकलता हूं सरे शाम मगर, एक ही गुल में नजर आती है रंगत उसकी। और शेर है कि हाय वो दिन वो हसी रात वो लम्हात विसाल, हाय वो दिन वो हसी रात वो लम्हात वसाल,
और खुशबू से महकती हुई कुर्बत उसकी। वाह 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 वाह, क्या आए वो दिन वो हंसी रात, वो लम्हात विसाल, और खुशबू से महकती हुई कुर्बत उसकी। और जब हंसी कोई भी मंजर में कहीं देखता हूँ, जब जब हंसी, हंसी कोई भी मंजर में कहीं देखता हूँ, हर जगह साथ ही बन जाती है सूरत उसकी। वाह 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 जब वाह वाह। हंसी जब हंसी कोई भी मंजर में कहीं देखता हूँ, हाँ, हर जगह साथ ही बन जाती है सूरत सूरत उसकी। उसकी। और शेर देखिए कि भूल सकता हूँ ना मैं उसको भुला सकता हूँ, भूल मुकर्रर। सकता हूँ, भूल सकता हूँ ना मैं उसको भुला सकता हूँ, ज़हनो दिल में है नशी मेरे रिफाकत उसकी। वाह वाह भूल वाह। सकता हूँ ना मैं उसको भुला सकता हूँ, ज़हनो दिल में है नशी मेरे रिफाकत उसकी। और देखिए मक्ता, देखिए कि वो मेरी जाने जिगर जाने तमन्ना है कमल, वाह। वो मेरी जाने जिगर जाने तमन्ना है कमल, और क्या क्या मैं लिखूं शेर में बाबत उसकी। वाह वाह वाह। वो मेरी जाने जिगर जाने तमन्ना है कमल, और क्या क्या मैं लिखूं शेर में बाबत उसकी। तो ये कमाल कमाल। वाह 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 थैंक यू, वाह। सर, थैंक यू, बहुत मेहरबानी नवाजिश। बहुत मजा आया, बहुत उम्मीद मजा है आया। सबको पसंद आई होगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू। जबरदस्त, कमाल की। सर, आपने अक्सर आप जिक्र करते हैं जफर इकबाल साहब का भी, तो जी कुछ कोई यादें उनकी भी शेयर करें आप हमारे ऑडियंस के हाँ, साथ। एक तो ये है कि जफर इकबाल साहब ने हाँ जी। मेरी एक किताब पर जी, लिखा भी था, पता नहीं अब वो मेरे पास है कि नहीं। चलिए आप वैसे बता दें। है भी। हाँ जी, क्योंकि आप मेमोरीज ही शेयर कर रहे हैं ना हम, हाँ ठीक है। तो तो आप बता जफर दीजिए। इकबाल साहब जो थे, जी। वो किताब मेरे पास सर, पानी पी जफर लीजिए। इकबाल साहब इस वक्त सीनियर तरीन शायर हैं हाँ जी। हमारी पाकिस्तान में। जी। और खुद उन्होंने कहा कि मेरे बाद अगर कोई है सीनियर तरीन तो वो कमल फिरोज है। हाँ तो जब हमने लिखना शुरू किया था, जी। जफर इकबाल अपना जफर इकबाल भी बहुत बड़े शायर थे। मुनीर नियाजी, जफर इकबाल, कतील शफाई, ये बड़े नाम थे। जी। जी। शहजाद अहमद, हाँ जी। ये लोग। हाँ जी। तो हम इन शोरा से मुतासर भी हुए। हम्म। और तो उस जमाने में जफर इकबाल साहब के दो शेर जी। जी। जुबान ज़द आम थे जो मुझे आज भी याद है। जी सर, इरशाद। एक शेर था कि यहां किसी को भी कुछ हस्बे आरजू न मिला, यहां किसी को भी कुछ हस्बे आरजू न मिला, किसी को हम न मिले और किसी को तू न मिला। तो ना मिला, वाह 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 वाह। यहां किसी को भी कुछ हस्बे आरजू न मिला, ना मिला, किसी को हम ना किसी मिले। को हम न मिले और किसी को तू न मिला। और जी। एक और शेर तो उस वक्त जुबान ज़द आम था, ये 60 की दिहाई की बात कर रहा हूं मैं, जी। 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 कि कागज के फूल सर पे सजा कर चली हयात, कागज के फूल सर पे सजा कर चली हयात, निकली बरूने शहर तो बारिश ने आ लिया, खा लिया, वाह 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 निकली बरूने शहर तो बारिश ने आ लिया। वाह। और फिर मैं बिल्कुल, मैं थोड़ा सा यहाँ पे नाजरीन को बताती जाऊं, क्योंकि जफर इकबाल का जिक्र हो रहा है, तो क्योंकि अब आजकल उनके बेटे का शोज लोग बहुत शौक से देखते हैं। आफ्ताब हाँ इकबाल साहब के वो वालिद हैं, खवातीन हज़रात, आप जानते ही हैं। वो लोग जिनको नहीं पता, बड़े वो पॉपुलर हैं, और मेरे अपने बच्चों के भी बहुत पॉपुलर हैं वो। कई शोज उनके जो हैं वो चल रहे हैं। तो आपका उनके साथ जाहिर है वो, आपकी उनके साथ दोस्ती भी है, जाहिर है शायरी के हवाले से भी सारा। जी। तो मुझे बड़ा मजा आपकी इस बात से आया, जो कि मुझे आपने बताया था पहले, कि आजकल कहते हैं कि मैं शरारतें करता हूँ शायरी में। हाँ
क्या बात है। जी जी। अब वो ऐसे था कि वो इस किस्म की शायरी, वो भी एक शेर उनका, ये जो अ, झूठ बोला, वो वाला शेर सर। हाँ हाँ हाँ, कि झूठ बोला है जफर तो उस पे कायम भी रहो, हम्म। झूठ बोला है जफर तो उस पे कायम भी रहो, जी जी। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। देखिए वैसे कितनी अच्छी बात है कि साहिब हाँ किरदार होना चाहिए, बहुत अच्छी हाँ, बात। झूठ बोला है जफर तो उस पे कायम भी रहो, कायम भी रहो। ये नहीं कि दूसरे दिन मुकर जाओ, यू टर्न ले लो, आप देखिए, जो बल्कि ये, आज बहुत होता हाँ जी, है जी, हाँ जी। तो यू टर्न ले लेते हैं। झूठ इस शायर जो है वो नुमाइंदा होता है अपने दौर का, एग्जैक्टली तो वो एग्जैक्टली। लिखते हैं कि झूठ बोला है जफर तो उस पे कायम भी रहो, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि वो शायरों को और दूसरे सब लोगों को कह रहे हैं कि किरदार का होना, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। वो इस मुआशरे को कह रहे हैं, शायर मुआशरे को, मुआशरे का आकाश होता है, हाँ बिल्कुल। वो शायर शुरा को नहीं कह रहे हैं। नहीं नहीं, वो मुआशरे को शायर मुखातब अपने शौरा से नहीं होता, हाँ वो जी, अपने मुखातबीन से होता है, बिल्कुल सही। अपने मुतकल्लमीन से होता है, अपने दौर से मुखातिब हो दौर से, रहा होता है। दौर जिस दौर से वो गुजर रहे हैं या जिस दौर, हाँ, बड़ी बात। उसमें वो कहता है कि झूठ बोला है जबर तो उस पे कायम भी रहो, यू टर्न लेते हो तो फिर पिछली बात पे तो कायम रहो, झूठ मुझे बोला और है बहुत जबर सारी जी, कायम भी अब रहो। मुझे कई चीजें पॉलिटिकल सिनेरियो में भी जहन में आ रही हैं, तभी अब मेरा हंसी नहीं बंद हो रही, लेकिन बस सही है, है ना। सही है। तो जाहिर है फिर ये ये तो तफसीर चलता है। तफसीर और तशरीहात में जाएंगे तो बात लंबी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अच्छा सर, हमारे पास थोड़ा सा टाइम रह गया, मैं चाहूंगी कि आप आ जाए हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमें, आने वाली नस्ल को, खवातीन को, ऐसे लोग जो कि कुछ करना चाहते हैं, जो थोड़ा एक मुख्तलिफ डगर से जिंदगी आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उनको, क्या राय देंगे, क्या एडवाइस देंगे। देखिए जी, जिंदगी जो है वो आपको एक ही दफा मिलती है, यही एक मौका है। इसमें अगर तो आप अदबी हवाले से मुझसे पूछें तो मैं आज की नस्ल को कहूंगा कि वो एक तो आज उस्ताद से इस्लाह लेने का रिवाज खत्म होता जा रहा है, बिल्कुल सही। वो खुद ही लोग अपने आप को अलामा समझने लग जाते हैं। सही। एक तो असातिज़ा, हमने जो सीखा असातिज़ा के पास बैठकर सीखा, सही। उनकी बातें सुनकर, उनकी गुफ्तगुएं सुनकर, चाहे वो किसी और से कर रहे होते थे, उसमें से हमने अखज़ की बातें, और हमारे तक जो इल्म हमें असातिज़ा से मिला वो हमें किताबों से नहीं मिला, बेशक बेशक। वो हमें किताबों में नहीं मिला, वो उनके तजर्बात थे, मुशाहिदात थे, मुजाहिदात थे जो वो बयान करते थे और वो हम तक पहुंचते थे। दूसरी बात, मुतालिया, सही। मुतालिया करें आप, सही। अपने दौर तक आए, मीर से शुरू करें हाँ। और आज के दौर तक आए, पढ़ें। वही बात फिर कहूंगा जो असातिज़ा ने मुझे कही थी कि लिखें कम, पढ़ें ज्यादा। पढ़ें ज्यादा। अच्छा, अब रही बात कि बाकी मकातीब फिक्र की, जी जी। खवातीन इस दौर की, अब मुझे तो लोग फेमिनिस्ट कहती हैं, क्योंकि मैंने इस दफा 8 मार्च को जब ये प्रोग्राम हुआ, जी जी। खवातीन ने जुलूस निकाला, जी तो जी। मैं भी उस जुलूस के चलो में आगे आगे था। तो कई लोगों ने कहा कि ये खवातीन ने लिखा हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। जी जी जी। मैंने कहा तो उसने ठीक कहा। हम्म। मैंने कहा मैं खुद ये बात कहता हूं, मैं अपने लिए भी कहता हूं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये तो सही। खातून है, सही। ये तो खातून है, मैं भी कहता हूं। हम्म। फिर मैंने ये बात की, उस पर बड़ा हंगामा भी हुआ, यूट्यूब पर मुझे माओ बहनों की गालियां भी दी गई कि ये इसने बहुत गलत बातें की। मैंने उसमें ये कहा था कि अगर एक खातून मनकूहा है, शादीशुदा है, लेकिन
अगर वो उसका खामद जो है वो उससे वजीफा जोजियत अदा करना चाहता है, ये डेली पाकिस्तान इंटरव्यू ले रहा था मुझसे, ठीक है। टीवी उनका नुमाइंदा वहां, सही। तो उस वक्त वो अगर उसका मूड नहीं, तो उसके मूड के अलावा अगर आप ये हरकत करते हैं, ये बात करते हैं, तो मैं उसे रेप समझता हूं। तो इस बात पर उन्होंने बड़ी शोर डाली कि ये तो आपने ऐसी बात की है जो बाज हवालों से मजहब के खिलाफ जाती है इस तरह। मैंने कहा जी ये मैं मजहबी बात नहीं कर रहा, मेरा जिस्म मेरी मर्जी की बात कर रहा हूँ, ये मुझे हक है। अगर नहीं, मैंने फिर जाती हवाले से भी बातें की, अपनी बीवी के हवाले से भी बात की, सारी बातें। वो यूट्यूब पर आज भी आप जाकर देख लें, आपको 8,000 लोगों ने मुझे माऊ बहनों की गालियां निकाली। सर मैंने देखा है, मैं इसीलिए मैं आपकी राय लेना चाह रही थी कि क्योंकि देखें, आप जैसे मर्द अगर खवातीन की सपोर्ट बनेंगे तो वो एक, देखें, एक किसी भी इंसान का, वो मर्द या औरत, हर किसी का एक अपनी राय रखने का अपना वो एक है। इसको समझने की परसेप्शन है ना कि कोई बंदा इस चीज को किस तरह से परसीव करता है, समझते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और ये जो बात है, ये जरूरी है कि आप मुझे एक्सेप्ट करें, मैं आपको एक्सेप्ट करूं। ये नहीं कि आप मुझे बर्दाश्त करें और मैं आपको बर्दाश्त करूं जी। ये कल्चर ऑफ टॉलरेंस की बात को मैं नहीं मानता। जी जी जी। ये इंटरफेथ का भी मैं काम करता हूं, वहां भी मैं ये कहता हूं कि भी ये इंटरफेथ में आप कहते हैं जी कल्चर ऑफ टॉलरेंस को वजूद दें। मैंने कहा ना, एक एक्सेप्टेंस की बात, ये जो टॉलरेंस है ये तो मजबूरी का अमल है जी, कि आप मजबूरन मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं, तो एक्सेप्ट करें। कल्चर ऑफ टॉलरेंस में ये जब मैंने इंटरफेथ में कहा, मैंने कहा अगर मैं क्रिश्चियन हूं तो आप मुझे क्रिश्चियन होने की हैसियत से कबूल करें, बर्दाश्त ना करें। exactly. और मैं आप मुसलमान हैं तो मैं आपको मुसलमान होने की हैसियत से कबूल करूं, ये नहीं कि मैं आपको बर्दाश्त कर रहा हूं कि आप मुसलमान हैं, चलो यार मैं बर्दाश्त करूं। हाँ, नो नो, ये दोनों चीजों में फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, हिंदू हो, सिख हो, भाई बेसिकली तो हम सब एक आदम की औलाद हैं, इंसान हैं। और इसके हवाले से मेरा एक शेर बहुत पॉपुलर है इंटरफेथ के हवाले से, जो उलमाए कराम भी अब सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो उसमें वो शेर है कि दीन कोई भी इख्तियार करे, ये उसकी मर्जी है। ठीक है, दीन इख्तियारी चीज है, ला इकराहुल दीन। कुरान पाक में भी है कि दीन में कोई जबर नहीं है, बिल्कुल कि आप जबरन किसी को मुसलमान बना लें, जबरन किसी को ये कर ले, कोई उसका मजहब तब्दील कर ले। नो, ये दीन कोई भी इख्तियार करे, ये इख्तियारी बात है। जी जी, हम सब मुख्तलिफ दीनों से कन्वर्ट होकर आए। जी, ऐसे ही ऐसे है जी। राजपूत पहले हिंदू थे, फिर सिख भी हुए, मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी कई राजपूत हैं। तो ये राजपूत बेसिकली तो हिंदुओं की कास्ट है। जी 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 जी। अब मेरा ताल्लुक राजपूत फैमिली से है, दादा की तरफ से मैं भट्टी हूँ, ठीक है, नाना की तरफ से मैं खरल हूँ। मेरे नाना मोहम्मद हुसैन खरल थे, दादा मेरे इमामुद्दीन भट्टी थे। ठीक है, तो हम और हमारा शजरा नसब कृष्ण जी महाराज और रामचंद्र जी से मिलता है राजपूतों का। ये सारी राजपूतों की चीमे, चट्ठे, बाजवे, सारे राजपूत, हाँ जी, बाजवे, जंजुए, भट्टी, खर, ये सारे राजपूतों के ही गोते हैं, मुख्तलिफ खोकर, खर, है जी, ये सब। तो ये राजपूतों की कास्टें। तो हमारे जद्दे अमजद श्री कृष्ण जी महाराज और श्री रामचंद्र जी, और उनको हिंदू अवतार कहते हैं। जैसे ये इल्हामी कुतुब को मानने वाले ज्यू और मुसलमान और क्रिश्चियन कहते हैं पैगंबर, वो इनको उतार यानी आसमान से उतरे हुए। तो ये चीजें हैं।
तो मैं समझता हूँ कि दीन कोई भी इख्तियार करे, ये मेरा शेर है जी इंटरफेथ डायलॉग के हवाले से, जी जी। दीन कोई भी इख्तियार करे, आदमी आदमी से प्यार करे। वाह वाह, क्या बात, आदमी आदमी दीन से कोई प्यार, भी इख्तियार करे, आदमी 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 से से प्यार करे। सर क्या असल बात, जबरदस्त बात किया, आदमी आदमी से प्यार करे तो कोई मसला ही ना रहे। हाँ, क्योंकि बेसिकली हम सब आदम की हाँ औलाद हैं। अरे हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। थैंक यू मैं सो मच, कितना अच्छा लगा आपसे बात करके, कुछ टाइम का पता ही नहीं चला। हाँ, और बल्कि ये कि हमने थोड़ा और ज्यादा टाइम लिया, क्योंकि मैं इतना मजा आपके साथ बात करने का आ रहा है, इतनी अच्छी आपकी वाइब्रेशन, और थैंक यू सो मच, वी आर रियली नहीं ग्रेट। कोई बात नहीं। मैं तमाम आपका, आपके टीवी चैनल का खास तौर पर ममनून हूँ, और जो सुन रहे हैं उनकी समातों के की नजर जो कुछ मैं किया उनका भी ममनून हूँ कि उन्हें भी मेरी बातें यकीनन पसंद आई होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आप शुक्रिया सर, हमेशा बहुत याद शुक्रिया। रहें, आबाद रहें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू। खुदा हाफिज।